हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारी इस GS 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। ये सीरीज़ है। अगेन मैं फिर से बता देता हूँ कि हम जितने भी पुराने SSC में आए क्वेश्चंस हैं जिनको हम PYQ बोलते हैं, तो वो क्वेश्चन ही हम यहाँ ले रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज ले रहे हैं। और करते करते आज हमारा दिन हो गया 47th और हमने टारगेट रखा हुआ 75 डेज़ का। बट आप लोगों को अगर प्यार बना रहता है तो हम बियॉन्ड 75 डेज़ भी इसको लेकर के जाएंगे और वो हर SSC के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कभी न कभी SSC के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। बस आप लोगों के लिए मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक जगह ही लूँ ताकि आपको वो रिवीजन करने में आसानी रहे। तो आज फिर हम 10 से 11 क्वेश्चन लेने वाले हैं। सो बी रेडी। अब अपने क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करके देखिए मेरे बोलने से पहले, और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म फेडरल हैज़ बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3 आर्टिकल 368, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर प्रीएम्बल। अब फेडरल या फिर जो हिंदी में अगर हम बात करें संघ, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। देखो, आपको कई बार फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह ये टर्म सुनने को मिलेंगी, बट वो क्या है, हम अपनी सहूलियत को, मतलब सहूलियत के लिए यूज़ करते हैं बताने के लिए। बट अगर हम देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी इस टर्म का जिक्र नहीं है, नोवेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल टर्म यूज़ होती है आपके जैसे यूएस है, यूएस में यूएस एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, एक हल्का सा बता देता हूँ आपको यहाँ पे। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, कि भाई स्टेट्स के पास जो पावर्स हैं, जो उनकी मतलब वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेजिस्लेशन वगैरह वट एवर, तो उनके पास एक अपर हैंड होता है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में कहीं ना कहीं जो आपकी पावर्स हैं, जो ओवरऑल पावर्स हैं, वो किसके अंदर निहित होती हैं, वो होती हैं आपकी यूनियन, या फिर आप सेंटर के अंदर बोल सकते हैं। तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया का जो सिस्टम हो यूनियन टाइप सिस्टम है, इसीलिए वहाँ पर फेडरेशन या फेडरल नाम की टर्म यूज नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? ट्रेड यूनियंस, सिटीजनशिप, लोकल गवर्नमेंट, इंटर स्टेट रिवर्स। सबसे पहली बात, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, कौन से देश से ये लिया गया है? देखो, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक चीज और ली गई है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने बोरो किया है। फिर बात आती है हमारी 3 तरह की लिस्ट है। पहले ये आती किस में है, शेड्यूल सेवन्थ शेड्यूल में आती है। टोटल कितने शेड्यूल हैं, 12। सेवन्थ शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है और कॉन्करेंट लिस्ट आती है। अब यूनियन लिस्ट वो है जिसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसे ही आपका जो स्टेट्स हैं, वो उनके पास भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो ही लॉ बना सकते हैं, यूनियन इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जहाँ पर दोनों का कहीं ना कहीं इंटरफेयर रह सकता है, तो उस पर स्टेट भी अपना लॉज बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यूनियन भी बना सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट, अब मान लो कोई भी फॉरेस्ट है, वो कोई फिक्स थोड़ी है कि हाँ भाई ये भाई आपका उत्तराखंड की सीमा है, उसके साइड में अगर हिमाचल लगता है तो एकदम से फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो भाई वो तो स्टेट वहीं तक ही अपना लॉ बना सकता है। उस पर क्या है, स्टेट भाई अपने अंडर जो भी उसका फॉरेस्ट एरिया आता है वहाँ बना सकता है, और सेंटर भी बना सकता है कि भाई वो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह फॉरेस्ट हैं उसके ऊपर बना सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं जहाँ पर दोनों मिलके भी ये अपना जो लॉज है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सिटीजनशिप सिर्फ यूनियन के अंडर आता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसको स्टेट देखता है। इंटर स्टेट रिवर्स की बात करें तो अगर जब भी इंटर स्टेट की बात आएगी तो यूनियन देखता है।
अब ट्रेड यूनियंस ऐसा एक आपका आइटम है जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। मजदूर संघ सेंट्रल लेवल पे भी वो देख सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी देख सकते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पॉलिटिकल डिफेक्शंस। डिफेक्शन का क्या मतलब? दल बदली। तो पूछा है कि कौन सा अमेंडमेंट था जो पॉलिटिकल डिफेक्शन से रिलेटेड है। यह था 50th, 52nd, 60th या 44th, ठीक है। ये आपका 52nd मतलब भाई 52वां अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट 1985 में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी बंदा मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आया है, ठीक है, किसी की टिकट पे जीता है, वो छोड़ के चला जाए दूसरी पार्टी में, तो उसको बोला जाएगा दल बदल। और वो दल बदल माना नहीं जाएगा, उसको डिफेक्ट मतलब उसको नल एंड वॉइड का करार दिया जाएगा जब तक उस पार्टी से चुने हुए मतलब आधे से ज़्यादा लोग दल बदल नहीं करते, तब तक उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा। समझे? अब मैं एक आप एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली राघव चड्ढा उसने क्या किया, आम आदमी पार्टी का वो एमपी था, राज्यसभा सांसद, उसने इसको छोड़कर किसमें, बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी के और भी सांसद थे, 3 से 4 थे, वट एवर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर्स। तो उन लोगों को भी वो साथ लेकर गया, जिससे क्या है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था वो लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर अकेला राघव चड्ढा बीजेपी में जाता तो ये लागू होता और उसको मान्य करार नहीं दिया जाता, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, which schedule of Indian Constitution prescribes the distribution of seats in राज्य सभा? ठीक, मतलब भाई राज्यसभा में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अपने शेड्यूल में मेंशन है। अब आप देख लीजिए कि कौन से शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन है। अच्छा, इस शेड्यूल से मेरे को याद आया, पिछले क्वेश्चन भी जैसे क्या है ना कि वो किसी न किसी आपस में शिफ्ट में आए होंगे क्वेश्चन, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी शेड्यूल से था शायद। हाँ, कंकरेंट लिस्ट जो कि आपका शेड्यूल 7 में आया था, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी आपका एक शेड्यूल 10, ठीक है, शेड्यूल 10 में इसका मेंशन है। फिर आता है यहाँ पर आपका जैसे अगेन इन्होंने पूछा है शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एक दूसरे किसी न किसी शिफ्ट में आए होंगे आगे पीछे। अब यहाँ पर राज्यसभा का से रिलेटेड पूछा है 4th, 5th, 6th या 3rd, तो इसका आंसर है 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है एलोकेशन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब डायरेक्ट मेंशन नहीं है वहां पर राज्यसभा का, वो क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि ये उन्होंने लागू किया है किसके लिए, जो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, या मतलब ये स्टेट का मतलब प्रॉपर स्टेट भी हो सकता, कंट्री भी हो सकता, तो इसमें दोनों चीज़ें लागू होती है। जैसे बाहर के कंट्रीज में क्या है ना, जब भी कोई इस तरह की चीज़ एक्सप्लेन की जाती है तो उसमें स्टेट्स का मतलब यही होता है कि भाई जैसे यूएस है, उसको एक तरीके से स्टेट बोला जाता है, तो इट डजंट मीन प्रॉपरली कि भाई वो स्टेट के लिए ही मान्य है। तो इस तरह से मेंशन है। और हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे लोकसभा तो आपकी जैसे लोअर हाउस है, ऐसे ही अपर हाउस है राज्यसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो अपनी कंट्री का अगर है तो वो है राज्यसभा। और राज्यसभा की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? 4th शेड्यूल में। Who said in the Constituent Assembly that directive principle of state policy are like a check on a bank payable at the convenience of the bank? भाई वो ऐसा चेक है कि भाई बैंक अपनी सुविधा के अनुसार उसको पे करता है। किसने कहा था ये? के मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन या के टी शाह? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम करवा चुके हैं इसको। ये कंडीशन कैसी है? कंडीशन ऐसी है, मान लो भाई किसी ने आपको चेक काट करके दिया, भाई आपको पैसे लेने थे किसी से 1 लाख रुपए, ठीक।
तो 1 लाख रुपए अब हुआ क्या, आपकी ज़रूरत है 1 लाख रुपए आपने लेने हैं, आप चेक लेकर के गए बैंक में। अब बैंक ने बोला ठीक है हम 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन जब देंगे जब हमारा मन करेगा। तो ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों बोला था? ये बोला था कि प्रोफेसर के टी शाह ने। और ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर उल्लंघन होता है, उनका वायोलेशन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई हमारे इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप प्लीज़ इसमें आप इंटरफेयर कीजिए। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी का अगर कोई उल्लंघन होता है तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए। वो स्टेट की मर्जी है। अगेन स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? कंट्री भी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। अगर वो उस चीज़ को अप्लाई करें तो ठीक है, नहीं करें तो आप उसके लिए कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट? 14, 16, 10 या 12? वैसे अगर आज के हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं तो अलग है, और जिस टाइम पे क्वेश्चन आया था उस टाइम पे अलग है। उस टाइम जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, ये आया था 2020 से पहले, तो उसका आंसर था 14 इसका आंसर है उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन आज के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनता है 12। ऐसा क्यों, बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स हैं, ठीक है। 238 तो चुन के आते हैं, ठीक। तो 12 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि अलग अलग आपकी फील्ड्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन का रहता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के हो, या भाई सोशल एक्टिविटी के क्षेत्र में हो, तो कुछ भी हो, उन 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है 6 साल के लिए, क्योंकि राज्यसभा का टर्म है 6 साल। फिर आती है लोकसभा की बात। तो लोकसभा में पहले क्या होता था कि भाई अब अंग्रेज तो छोड़कर चले गए, उनका कुछ लोग पीछे रह गए, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए अब देखो उनको वोट तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन तो ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है तो इसलिए लोकसभा में उनके लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा उनका रिप्रेजेंटेशन उनको मनोनीत किया जा सकता था। तो 12 और 2 कितने हो गए? 14। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये कितना 2020 में आया था, इसके थ्रू क्या बोला कि भाई अब इतने एंग्लो इंडियन या फिर है नहीं जिनको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। हटा दिया गया। अब कितने बच गए? सिर्फ ये राज्यसभा के 12 लोग बच गए। तो आज के अकॉर्डिंग कितना आंसर है? 12। पहले के अकॉर्डिंग है 14। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अभी अभी हमने बात करी कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है एनी वायोलेशन, जब इन केस ऑफ एनी वायोलेशन, लेकिन डीपीएसपी के केस में नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन यहाँ पूछा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू आप अपने वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आपका आर्टिकल 31, 32, 28, 29। इसका आंसर है आपका जो 6th फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। तो उसके अंतर्गत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको अंबेडकर जी ने बॉडी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि भाई ये लोगों को जीने का मतलब अधिकार देता, नहीं तो कोई ऐसी सरकार आ जाए, जैसे मान लो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया था 1975 के टाइम पे, कि बहुत ही बुरी हालत थी। किसी किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी, कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे, कोई प्रेस नहीं अपना खुल के चला सकते थे। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए ये रखा गया था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं: पॉपुलर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नो ओवरलैप इन द मेंबरशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऐसा क्यों? पहली बात तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलता है। इंडिया में तो अपना पीएम
होते हैं। और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री ज़रूर है, वहाँ पे ऊपर बैठते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो पावर्स हैं वो मेनली किसके पास हैं? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स वो आपके पीएम के पास है। ठीक, पीएम और उनकी कैबिनेट के पास होते हैं ये सब पावर्स। लेकिन जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म है ये आपका है यूएस में। यूएस में क्या है, वहाँ पर पीएम वीएम कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिंपल एक चीज़ है, एक तो प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, बस डायरेक्टली वो चुने जाते हैं। ठीक है, पॉपुलर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे हिंदी में जो अनुवाद है वो अलग है। तो सीधा जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट की। ठीक, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पर हम जो सांसद हैं उनको चुनते हैं, फिर वो अपना एक नेता चुनते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। नो ओवरलैप इन द मेंबरशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। डेफिनेटली यहाँ पर जैसे क्या है, हमारे जो पीएम हैं वो लेजिस्लेशन में भी उनका रोल है और एग्जीक्यूटिव में भी उनका रोल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरलैप नहीं है, एक सीनेट देखता है, एक कांग्रेस देखती है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो कोई ओवरलैप नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और तीसरा है फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। जैसे इसमें क्या है, 4 साल का ऑफिस टर्म है, और मैक्सिमम 2 बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि बराक ओबामा 8 साल रहे, वो 8 साल कैसे, 4+4 लगातार 2 टर्म के लिए उनको चुना गया। वो वहाँ पे इतना फेमस थे कि भाई अगर तीसरी बार भी अगर वो खड़े होते तो शायद क्या पता जीत जाते। लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि भाई आप सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो। ऐसे ही ट्रंप के साथ है, ट्रंप पहले बन चुका था, फिर आपका कोई दूसरा प्रेसिडेंट बना और फिर से ट्रंप चुना गया। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये मैं क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूँ, काफ़ी समझाया मैंने जब जॉइंट सिटिंग और ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो बात चल रही थी पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ही, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ठीक है, यूएसए से बहुत सारी चीज़ ली हैं, और जापान से रूल ऑफ लॉ, ये कनाडा से स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने ली हैं। हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, भाई कोई भी एक नया राज्य बनाना हो तो वो कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर या द पार्लियामेंट। जब भी ऐसी कोई लेजिस्लेशन वाली बात हो तो वो कौन कर सकता है? वो पार्लियामेंट के पास ही वो ताकत है जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अकेले प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता, अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, अकेले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता, अकेले कैबिनेट भी नहीं कर सकती, कंप्लीट पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट से क्या मतलब है? कई बार लोग पार्लियामेंट में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये गलत है। इसमें प्रेसिडेंट भी है, ये तीनों मिल करके ही पार्लियामेंट बनाएंगे। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, तो वैलिड नहीं माना जाएगा। और वो बिल, जैसे वीटो पावर की बात आ जाती है यहाँ पे, वो मैं चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट प्रेसिडेंट के साइन होना भी आवश्यक है। जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तो वो रूल लागू नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही है, जब भी नए स्टेट की बारी आती है तो आर्टिकल 2 और 3 में इसका मेंशन है कि भाई कैसे कैसे एक नया स्टेट की फॉर्मेशन की जा सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि लेटेस्ट जो स्टेट है वो कौन सा बना था और कब बना था इंडिया में। अच्छा, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज़ गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? सुप्रीम कोर्ट, द पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर? अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके आपको आंसर कर देना है द पार्लियामेंट, क्योंकि जब भी लेजिस्लेशन की बात आएगी तो पार्लियामेंट के पास ही वो पावर है जो ये सब काम कर सकती है। अगेन पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप? आपको ध्यान में रखना है एक चीज़, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए 2/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का के मतलब एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम उस रेजोल्यूशन के पक्ष में? 2/3। कहाँ पर पास होना चाहिए वो? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। पहले वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए राज्यसभा में विद 2/3 मेंबर्स के कंसेंट से। ओके, फिर
वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जैसे नॉर्मल बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, एंड प्रेसिडेंट देन साइन करेंगे फाइनली, तो ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है द पार्लियामेंट। फाइनली तो बनाना किसको है? पार्लियामेंट को। मेन बात यह है कि इंट्रोड्यूस कराने के से पहले आपको 2/3 मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, किसके? राज्यसभा। ठीक है, तो मेरी कोशिश रही है कि आपको हर वो कोना टच करवाऊँ क्वेश्चन से रिलेटेड जहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं और आप कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से आंसर कर सकें। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत की उम्मीद मुझे आपसे भी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। डेफिनेटली मैं कोई ऐसे गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसी बात है ही नहीं कि भी आपको पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली करूँगा। बाकी आप अपना प्यार ज़रूर बनाएं। आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।